Okay, so hello everyone, this is Akshay and let us continue with the today's GFG Beauty Street. Today's question name is maximize dot product. तो सबसे पहले तो पता नहीं इसको easy कैटेगरी में क्यों डाला यार, ये एक मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन एटलीस्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कितने सारे पॉसिबल अप्रोचेज हैं और रिकर्जन लगाएंगे, इटरेशन वो सब डिस्कस करते हैं। सो गिवन टू एरेज A and B where n size of n and m where n is greater than equals to m, मतलब जो पहला एरे का साइज है वो हमेशा बड़ा रहेगा अपने दूसरे एरे साइज से। द टास्क इज टू मैक्सिमाइज द डॉट प्रोडक्ट by inserting zeros in the second array but we cannot disturb the order of the elements। ठीक है, तो ये जो बात यहाँ पे कह दी ना उन्होंने कि वी कैनॉट डिस्टर्ब द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, अगर ये बात इन्होंने नहीं कहा होता और बस बोलता कि मैक्सिमाइज करके दे दो तो हम लोग बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ग्रीडी अप्रोच से सॉर्ट करके अपन आराम से कर सकते थे, वो अप्रोच भी देखेंगे एक बार। सो डॉट प्रोडक्ट द आर इज नथिंग बट A0 into B0 A1 B1 और सिमिलरली लास्ट तक, राइट। तो सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा लेंदी है, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, ये 4, राइट। तो इनका कहना है कि आप ऑर्डर नहीं बदल सकते हो, राइट, और आपको A0 B0 को मल्टीप्लाई करना है सिमिलरली A1 B1 और सिमिलरली लास्ट एलिमेंट तक करना है, राइट। आपको मैक्सिमाइज करना है ये करके कि आप जितने मर्जी उतने जीरोज इंसर्ट कर दो जहाँ पे भी आपको मन करे, राइट। हमें बस मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो पहला आ रहा तो ठीक है, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि 2 में पहले 0 इंसर्ट कर दें और यहाँ 4 लिख दें। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 0 4 0 लिख दें। सिमिलरली थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 4 पहले रहे और बाद में 0 0 आ जाए, राइट। अब इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, इन दोनों की वजह से तो ये पूरा 0 बन जाएगा, 4 3 12। सिमिलरली ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, तो 4 2 8 एंड यहाँ पे हमेशा 4 आएगा। इनमें मैक्सिमम क्या है 12, तो यही 12 हमारा आंसर है, राइट। तो अगर इस लाइन को हम इग्नोर कर दे जो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो एक सिंपल अप्रोच ये हो सकती थी यार कि अपन दोनों एरेस को सॉर्ट कर देते हैं, राइट। जैसे कि इस केस में दोनों को सॉर्ट कर देते हैं, 2 3 1, नहीं सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 7 एंड 8। सिमिलरली सेकंड को भी सॉर्ट कर देते हैं तो क्या आता है 3 6 7, राइट। और हम उसको यहाँ प्लेस कर देते हैं 3 6 7, राइट। क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर्स चाहिए, तो जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते काम हो जाता, राइट। बाकी में यहाँ 0 0 प्लेस कर देते, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 एंड 7 6 42। और इनको प्लस करेंगे तो 107 हो जाएगा, 9 + 42 + 56, राइट। तो अगर ये चीज़ नहीं दी हुई थी यहाँ पे तो हम इस क्वेश्चन को आराम से दोनों को सॉर्ट करके और हम दोनों का इंडेक्स निकाल लेते हैं। किस तरह निकाल लेते हैं कि ये इंडेक्स क्या हो जाता है हमारा, n - m का इंडेक्स हो जाता और ये j = 0 का इंडेक्स हो जाता, और दोनों में आइटरेट करके बस ले लेते सम। बट ऐसा है नहीं यार, हमें ऑर्डर भी मेंटेन करना है। तो डेफिनेटली अगर ऑर्डर की बात नहीं की जाती तो ये क्वेश्चन सबमिट हो जाता है एक सिंपल ग्रीडी एल्गोरिथम n log n में। और बट आप देख सकते हो कंपाइलेशन तो हो गया, बट हाँ इस केस में देख लो आप 218 है हमारा आंसर और करेक्ट आउटपुट है 214, राइट। तो सिमिलर हमने सॉर्ट करके किया था बट वो ऑर्डर्स मिसमैच हो जाएंगे। तो अब हम आइटरेशन तो लगा नहीं सकते यार, राइट। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको सारे पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। आप कहाँ कहाँ जीरो रख सकते हो, हर जगह रखो जहाँ जहाँ पॉसिबल है और फिर पॉसिबल आंसर्स निकालो। तो आइटरेशन तो अब लग नहीं सकता, नॉर्मल सॉर्टिंग ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के लिए हमें रिकर्जन की ओर बढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो रिकर्जन में भी देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ, जो हमने भी ये ड्राइन किया उसी को देखते हुए कुछ पॉइंटर्स डिसाइड करते हैं और रिकर्सिव कॉल लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे पास है 1 2 3, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने सारे एलिमेंट्स को तो लेने पड़ेंगे ए से, राइट, 1 by 1। बट बी में मैं कुछ क्या कर सकता था, प्रिविलेज ये कि आप यहाँ 0 डाल सकते हो और या तो जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसको ले लो, राइट। मतलब कि अगर आपने 0 को कंसिडर किया है, लेट्स से ये आपका 2 पॉइंटर्स होगा हमारे पास डेफिनेटली दोनों एरे में मूव करने के लिए। अगर हमने 0 वाला कंसिडर किया है तो इसको पूरे को 0 समझो और i+1 के लिए कॉल कर दो, और जो हमारा 4 है वो हमारा j पॉइंटर पे रहेगा, राइट। ऐसा कह सकते हैं। बट दूसरा केस क्या होगा कि हमने 0 कंसिडर नहीं किया है, दोनों ही एलिमेंट्स को उठाया, मतलब ये हमारा i था और ये हमारा j था, राइट। तो हमने इन दोनों को कंसिडर किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिया 4 प्लस हम एक रिकर्सिव कॉल लगाएंगे फंक्शन ऑफ, डेफिनेटली 2 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं किसके लिए सॉल्व करना चाहूँगा, बाकी बचे एलिमेंट्स के लिए। तो मैं कह दूंगा कि पहले एरे में भी i+1 कर दो और दूसरे एरे में भी अगर लेट्स से 5 होता है फिर कोई भी एलिमेंट होता है तो मैं कहता j+1 कर दो, राइट। यहाँ पे एक और थर्ड पैरामीटर होगी और एक और a एंड b होगा, राइट। ये थर्ड पैरामीटर क्या होगा यार कि देखो मैं क्या कर रहा था कि हमने टेकिंग जीरोज देख लिया एंड हमने देख लिया नॉट टेकिंग जीरोज, ठीक है। तो जब हम टेक कर रहे हैं 0 तो उसकी कोई काउंट होगी ना कि कितने समय तक हम 0 उठा सकते हैं, कोई उसका पर्टिकुलर डेफिनेटली कोई काउंट होगा।
तो कितना जीरो उठा सकते हैं यार, एक सिंपल ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 और 4 ये तो यार गिवन, राइट। तो कितने स्पेसेस खाली हैं, 2 स्पेसेस। ये निकाला कैसे हमने, एन ये था एन लेंथ और ये था एम लेंथ। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिल जाएंगे काउंट ऑफ जीरोस, राइट। तो हमें यहाँ पे वही एक पैरामीटर पास करना होगा, एक और काउंट जीरो। मैं काउंट जी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब दोनों केसेस में वापस से चलते हैं और काउंट जी को भी अब डिफाइन करते हैं कि वो कैसे, वो कॉल्स में कैसे बदलेगा। तो जब हमने यहाँ पे ये किया था कि आई कॉमा जे, राइट, तो हमने यहाँ पे जीरो को नहीं लिया था, हमने जीरो कंसिडर नहीं किया था, तो काउंट जीरो सेम रहेगा। बट यहाँ पे जो हमने किया था, हम यहाँ पे भी एक फंक्शन कॉल करेंगे, राइट। और हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि आई प्लस वन में तो आपने बढ़ा, राइट, बट हम जे में आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमने जीरो को उठाया था, कोई एलिमेंट को नहीं उठाया। बट क्योंकि हमने जीरो को उठाया तो हम काउंट जीरो को अब -1 कर देंगे क्योंकि हमने एक यूटिलाइज कर लिया। एंड सिमिलरली ए कॉमा बी, यही 2 कॉल्स होगी यार जो हमें लिखना होगा, राइट। कुछ बेस केसेस और क्या हो सकता है, हम क्या करने चाह रहे हैं, हम एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। तो हमें ये चेक करना होगा कि जो आई है हमारा, राइट, वो हमारे ए डॉट लेंथ से बड़ा ना हो जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हमें अपने रिकर्जन को स्टॉप करना होगा और हम कर देंगे रिटर्न, राइट। तो ये हमारा बेस केस 1 हो गया। दूसरा बेस केस में क्या देख पा रहा हूँ कि जब हम ये बेस केसेस देखते कैसे हैं, आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार तो ट्रेवर्सल किया था तो वो बेस केस दिख गया मेरे को, और मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट जीरो को डिक्रीज भी कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे कि ये पार्ट आप तभी लिख सकते हो जब हमारा काउंट जीरो जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब हमारे पास हो, तभी तो हम जीरो कंसिडर करेंगे, राइट। सिमिलरली और किस में ट्रैवर्स कर रहा था, मैं बी में ट्रैवर्स कर रहा था और ये रिकर्सिव कॉल लगा रहा था। तो यहाँ मैं चेक करूँगा कि इफ जो हमारा पॉइंटर है जे, वो क्या अपने बी अरे बी डॉट लेंथ से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये ऑलरेडी रिकर्सिव कॉल लगा, राइट। ये हमारा फर्स्ट रिकर्सिव कॉल हो गया, ये सेकंड रिकर्सिव कॉल हो गया, दोनों का इफ कंडीशन हो गया, और ये हमारा एक बेस कंडीशन हो गया, राइट। साथ ही साथ हमें ये भी रिटर्न करना है कि ये जो आप 4 रख रहे हो, ये जो हमने 4 प्लस आगे के लिए रिकर्सिव कॉल लगाया, ये कहीं ट्रैक भी तो होना चाहिए, कोई वेरिएबल भी चाहिए होगा हमें। तो हम रिजल्ट या आंसर वेरिएबल बना सकते हैं। हम लेट्स से आंसर वेरिएबल बनाते हैं, इसको एक -∞ से अपॉइंट करते हैं, राइट, और हमेशा इसका ट्रैक रखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं यार, अभी जितना है उसको पहले लिखते हैं एंड देन वी कैन रिज्यूम अहेड, ठीक है। तो इस कोड को हटाते हैं, ये कोड तो नहीं रन करेगा। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करना होता तो डेफिनेटली ये कोड हमारा वर्क कर जाता। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे यार, एक इंट फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, इंट आई, कमांड जे, कमांड काउंट ज़ीरो लिख देता हूँ इस तरह में, एंड देन इंट एरे, एंड देन आई हैव इंट अनदर एरे, बी एरे, राइट। हम यहाँ चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो है वो अगर फर्स्ट जिस पॉइंटर को लेके हम फर्स्ट टाइम में ट्रैवर्स कर रहे थे, अगर वो हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाए तो हम इन दैट केस कहेंगे कि यहाँ पे रिकर्जन स्टॉप कर दो। रिकर्जन स्टॉप करने का तरीका होता है रिटर्न लिख देते हैं। सिंस हमारा रिटर्न टाइप इंट है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 कॉल्स लगाएंगे। पहला कॉल क्या था, फर्स्ट कॉल क्या था कि टेकिंग जीरोज फ्रॉम बी, राइट। तो ये हमारा कॉल कैसा होगा, हम एक बस एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, और पॉइंटर्स कैसे चेंज होंगे, i+1 पे चले जाऊँगा मैंने 0 उठाया था b से, राइट। तो b की वैल्यू हमने टच नहीं की, तो सेम पॉइंटर एट j फॉर b, और यहाँ पे हमने 0 उठाया था, राइट। तो काउंट 0 अब एक घट जाएगा, काउंट 0 0 माइनस माइनस, एंड देन वी हैव द a एरे एंड देन वी हैव द b एरे, ठीक है, ठीक है। सेकंड कॉल क्या था, सेकंड कॉल जिसमें हम टेकिंग द एलिमेंट फ्रॉम b, राइट। हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ, हमने देखा था कि अगर एलिमेंट उठा लिया तो दोनों ही केस में आगे बढ़ेंगे, राइट। काउंट 0 रिमेन सेम एंड वी हैव द a एरे एंड देन वी हैव द b एरे, राइट। तो हम एज अ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने जब एलिमेंट्स उठाया है तो उसके वैल्यूज़ को भी लेना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा a ऑफ i स्टार a ऑफ j, ये तो क्वेश्चन का आस्क था, राइट। और बाकी रिकर्सिव कॉल के लिए मैं बढ़ जाऊँगा, राइट, ठीक है। अब इन दोनों को तभी कर सकते थे जब हमारे पास जो काउंट 0 को आप बार बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, तभी ये रिकर्सिव कॉल लगा सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो सेकंड कॉल है ये तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास j में एलिमेंट्स हों, राइट। और जो a में जो एलिमेंट्स अगर खत्म हो जाते हैं तो हमने ऑलरेडी यहाँ हैंडल कर रखा है, तो ये केस j को हैंडल करने के लिए तो j शुड बी लेस देन b डॉट लेंथ, राइट। तो ये रिकर्सिव कॉल लगा सकते हैं, राइट। एट द लास्ट हम एक रिटर्न कर देंगे कुछ अपना आंसर, राइट। तो ये जो हम कर रहे हैं दैट इज वी आर summing the values and then we are calling the recursive function for rest of the elements। तो ये जो वैल्यू है ये हमें स्टोर करने का कोई वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। तो हम यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर, क्योंकि हम मैक्सिमम मेंटेन कर रहे हैं
तो हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से इसको हम अपॉइंट करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम वाइस वर्सा, अगर हम मैक्स मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम मिन से अपॉइंट करते हैं, और मिन मेंटेन कर रहे होते हैं तो मैक्स से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस लिख देते हैं कि आंसर इज नथिंग बट मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा दिस रिकर्सिव कॉल, करेक्ट है। सिमिलरली नीचे वाले केस में भी लिख देते हैं, तो नीचे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेकिंग द एलिमेंट फ्रॉम दी, इसमें तो हम ए ऑफ आई, मतलब जो पहला एरे का एलिमेंट है उसको ए ऑफ जे से दूसरे एरे के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट जहाँ पे हम फर्स्ट केस जो था उसमें हम क्या कर रहे थे कि पहले एरे के एलिमेंट को तो ले रहे थे, बट हम वहाँ पे जीरो वाला केस कंसिडर कर रहे थे। मैं कहता स्टार जीरो प्लस दिस फंक्शन, करेक्ट, ठीक है। और फाइनली हमने रिटर्न आंसर कर दिया, और यहाँ पे अब हम अपने फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं। सो रिटर्न फंक्शन, सो फर्स्ट हम दोनों से स्टार्टिंग से ही जो जीरो इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों ही एरे में, और जीरो से काउंट क्या होगा, हमने डिसाइड किया था n माइनस एम होगा, और ए एरे पास किया एंड सिमिलरली बी एरे पास किया, राइट। तो इतने से काम हो जाना चाहिए। आप रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमने कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा था और यहाँ स्मॉल भी था, तो उसको हमने फिक्स कर दिया। इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने से पहले ये टीएलई हिट होना चाहिए, क्योंकि एम और एन की वैल्यू 10 है, और हम क्या कर रहे हैं, हर बार रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, एक बार जीरो के लिए, लाइक वी आर टेकिंग एंड नॉट टेकिंग, राइट। सो 2 पावर n चला जाएगा ये। तो n का आप कंस्टेंट देखोगे 10 है, 2 पावर 10 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 तो हमारे पास टीएलई आना चाहिए। तो ठीक है, हमारे पास रॉन्ग आंसर्स मिल रहे हैं, पहले इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ओके, तो मेरे को एक प्रॉब्लम दिख रहा है यार, हमने यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर दिया, दैट इज़ वाई प्रॉब्लम हो रहा है। पोस्ट डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि वैल्यू यूज़ होने के बाद उसमें माइनस किया जा रहा है, जबकि हमें ये नहीं चाहिए, वैल्यू उसी समय माइनस होना चाहिए एंड देन हमें इसे यूज़ करना है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी दिक्कत दे देती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कंपाइल रन करने पे अब सही आंसर आएगा, ठीक है। इसे सबमिट करते हैं, टीएलई का वेट करते हैं एंड देन हम इसको मेमोराइज करेंगे। तो मेमोरेशन कैसे करते हैं यार, अगर आप हमारे साथ जर्नी में बने हुए थे, हम अगर अपने प्लेलिस्ट वॉच किया है डीपी का, तो जो वीडियो हमने उसमें बहुत इन डेप्थ कवर किया है कि टैबुलेशन, मेमोरेशन, रिकर्जन क्यों आया, कैसे आया, और क्या अप्रोच होती है कि हम रिकर्जन से मेमोरेशन क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, राइट। तो इसका मेन लॉजिक ये होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, राइट। मैं देख सकता हूँ कि आई हर बार चेंज हो रहा है रिकर्सिव कॉल में, जे भी चेंज हो रहा है और काउंट जीरो भी चेंज हो रहा है, एरे और एरे भी अनचेंज रहते हैं, एरे एलिमेंट्स हम कभी भी नहीं बदल रहे हैं। ये 3 स्टेट्स है जिसकी वजह से ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो हम एक एरे बनाएंगे, एक 3D एरे बनाएंगे। अब नंबर ऑफ स्टेट से डिफाइन होता है कि आप कौन से डायमेंशन का एरे बनाना चाहते हो। तो हम एक 3D एरे बनाएंगे, उन सबको एक वैल्यू से फिल करेंगे जो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक पॉसिबल आंसर नहीं दे सकता है, मतलब आंसर कभी भी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉइंट नहीं करेगा। इसलिए हम आप देखते होंगे कि हम जब भी मेमोरेशन का एरे बना रहे थे तो कभी -1 से फिल करते हैं। जहाँ जहाँ -1 देख रहे हो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो -1 कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आंसर नहीं है। आप -2 भी डाल दो, -3 भी डाल दो, तब भी काम करेगा। तो हमने यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखा था, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू लिखा, राइट। तो हम एक 3D एरे बनाएंगे जिसको हम मेमोरेशन का नाम देंगे, और उसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे। सो इंट मेमो, सो लेट मी राइट इट, ठीक है। इसको हम साइज देंगे इक्वल्स टू न्यू इंट मेमो, वी विल गिव इज द साइज ऑफ n+1 एंड m+1, ठीक है। अब देखो ये जो काउंट जीरो था इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। वो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि अपने फर्स्ट एलिमेंट में, फर्स्ट एरे में एलिमेंट्स गिवन है और दूसरे में गिवन ही नहीं है, राइट। तो हम काउंट जीरो कैसे निकाल रहे थे, n माइनस एम, तो n माइनस जीरो क्या होता है n। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है कि अपना सेकंड एरे एम्प्टी हो जाए, काउंट जीरो का वैल्यू हो जाए फर्स्ट एरे के लेंथ के बराबर। ये हमारा मेमोरेशन एरे होगा। अब इसको हम फिल करना शुरू करेंगे यार एक एक करके। इन सब में इंटीजर डॉट मिन वैल्यू फिल कर देते हैं। सो इंट एंड इसको x का नाम देते हैं इन मेमो। सिमिलरली अब हम 3D से 2D एरे में आ चुके हैं, अब हम 1D एरे में जाएंगे। सो आई विल से इंट y इन x, राइट। और हम यहाँ कह देंगे, कॉल कर देंगे arrays डॉट फिल इंटीजर डॉट मिन वैल्यू हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, लिख देंगे, एंड हमारा सारा सेल इस वैल्यू से फिल हो जाएगा, ठीक है यार। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो में कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कितने डायमेंशन का एरे बनाना है, उसको एक वैल्यू से फिल कर दिया, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि आप जहाँ जहाँ भी रिकर्जन कॉल कर रहे हो सबसे पहले अपने मेमोरेशन एरे को एज अ पैरामीटर पास करो। तो हम ये तुरंत से कर लेते हैं, मेमोरेशन को पास कर लेते हैं फट से यहाँ, और इधर भी कॉपी पेस्ट और इधर भी कॉपी पेस्ट, राइट। फोर्थ स्टेप ये था कि अब हम रिकर्सिव कॉल करने से पहले चेक करेंगे कि क्या उस स्टेट का आंसर हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। अगर नहीं है तभी रिकर्सिव कॉल करेंगे और उसको अपने
मेमोएशन एरे में उस पर्टिकुलर स्टेट का आंसर सेव करेंगे, राइट। तो रिकर्सिव कॉल करने से पहले कौन सा लाइन हुआ, ये हुआ लाइन नंबर 49, क्योंकि इसके बाद तो रिकर्जन ही चल रहा है। तो मैं यहाँ चेक करूंगा इफ मेमो ऑफ आई, मैं आई और जे के लिए कॉल कर रहा था, राइट। सो आई एंड जे एंड काउंट 0, काउंट 0, क्या स्टेट का आंसर मेरे पास प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट होता तो मैंने किस वैल्यू से फिल किया था, इंटीजर डोमेन वैल्यू से। अगर प्रेजेंट होता तो ये वैल्यू वहाँ पे नहीं होकर कोई एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट होती। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इफ नॉट इक्वल्स टू, देन रिकर्जन कॉल मत करो, चुपचाप से यहीं से आंसर उठा लो अपना, और आगे कॉल करने की जरूरत नहीं है। इससे हुआ क्या यार कि आप हर एक स्टेट के लिए सिर्फ एक बार ही रिकर्शन कॉल करोगे और उसको स्टोर करके चलोगे। अभी तक हमने यूटिलाइज तो कर लिया, बट रिकर्शन कॉल करने के बाद जो पहली बार कभी कोई स्टेट ट्रिगर होगी तो उसको सेव भी तो करना होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न आंसर करने से पहले मैं लिखूंगा इतना इज इक्वल्स टू आंसर, और फिर हमने यहाँ पे अपने स्टेट्स को स्टोर कर लिया है, एंड लास्ट वी कैन जस्ट रिटर्न दी आंसर, ठीक है। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तरह डिक्लेयर करते हैं, सिमिलरली पैरामीटर से पास किया है तो हम डायरेक्ट मेमो नहीं लिख सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि 2D 3D एरे क्या है ये, ठीक है। 3D एरे, आई थिंक अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम थी यहाँ पे, एरेज डॉट फिल में हमने उस एरे का नेम नहीं पास किया, तो ये भी पास करना होता है। तो आप देख सकते हो कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, और हमने इसको एक्सपोनेंशियल पावर से क्या बोलते हैं आइटरेटिव प्रॉब्लम पे ले आए हो हम इसको। तो आइटरेटिव तो नहीं कह सकते, रिकर्जन अभी भी हो रहा है, बट हम एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो इसको सबमिट करते हैं। जब तक ये सबमिट होता है मैं चाहता हूँ आप इसको टाइम कॉन्स्टेंट एनालाइज करो और बताओ कि टीएलई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास स्टेट्स कितने थे यार, एक बार वापस से स्टेट्स पे चलते हैं। स्टेट्स चलने से ही पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि n लेस देन इक्वल्स टू m, कुछ ऐसे लिखा है, राइट। कॉन्स्टेंट का वैल्यू m लेस देन इक्वल्स टू n और 10 पावर 3 लिख रखा है, राइट। हमारे पास स्टेट्स कितने, हमने एरे कितने साइज का बनाया है, n इंटू m प्लस n, इतने सारे स्टेट्स हैं हमारे 3D एरे में। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को पुट करके तो 10 पावर 9 हिट होता है, राइट, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10 पावर 8। अगर किसी भी कोड को हमें सबमिट करना होता है तो 1 सेकंड में करना होता है कोड, 1 सेकंड इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 पावर 8 आइटरेशंस। तो दैट इज वाई ये कोड भी हमें टीएलई देना चाहिए, राइट। इवन दो वी हैव ऑप्टिमाइज्ड इट, बट डेफिनेटली कंस्ट्रेंट एनालिसिस भी करना होता है हमें। तो ठीक है, यहाँ भी टीएलई आना चाहिए डेफिनेटली यार, 428 पे टीएलई आ गया। तो बात मैं हम यहाँ क्या सीखना चाह रहे थे कि अगर रिकर्जन लिख लिया हमने, राइट, तो मेमोरेशन के 3-4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, बिना सोचे समझे आप उसको बस लिख दो। अब देखो मैं आपको बोलूंगा कि ये 3D के लिए 3D स्टेट्स के लिए आप मेरे को ड्राई रन करके दो तो बहुत डिफिकल्ट होगा करना, राइट, लिखना एंड समझना। बट एक बार रिकर्जन लिख लिया, राइट, तो मेमोरेशन को ज़्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं, स्टेट्स एनालाइज करो, उतने का एरे बनाओ, एक ऐसा वैल्यू फिल करो जो कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आंसर नहीं हो सकता है। रिकर्जन कॉल करने से पहले चेक करो कि अगर वो उस वैल्यू का बराबर नहीं है मतलब ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड है। रिकर्जन के बाद आंसर को स्टोर करो एंड दैट्स इट, राइट। तो एक बार रिकर्जन के लिए सोचना पड़ता है, बट मेमोरेशन नाम से हो जाता है। मेमोरेशन हो जाए तो टैबुलेशन के लिए फिर सोचना पड़ता है हमें, राइट। तो चलो एक लास्ट अप्रोच है, एक टैबुलेशन अप्रोच भी देख लेते हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं यार, ठीक है। तो उसमें भी हम अपने जो हमने रिकर्सिव कॉल लगाया था हम उसका ही हेल्प लेंगे, देखते हैं कैसे होगा। हमने जो आई और जे का जो पॉइंटर्स सिचुएट किया था, राइट। तो सेकंड केस क्या था हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, राइट, और 5 एक और एलिमेंट ले लेते हैं। देखो केसेस क्या हो सकते हैं यार, जब मैं लेट्स से हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे पहुँच गया होता और जे पॉइंटर यहाँ पे हो गया होता, राइट। तो अब टैबुलेशन का क्या मतलब होता है कि बॉटम अप से शुरू करते हैं, राइट। मतलब कि नीचे से एकदम आई इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू करते हैं और अब तक जाते हैं आई इक्वल्स टू n तक, राइट। सिमिलरली मेमोरेशन क्या होता है, टॉप डाउन होता है, तो हम टॉप से शुरू करते हैं और नीचे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, राइट, ठीक है। ठीक है, तो एक बार पॉइंटर्स को एक बार वापस से एनालाइज करते हैं। तो हमारा आई और जे यहाँ होता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर हमने किसी तरह इसका वैल्यू स्टोर कर रखा होता, इसका वैल्यू क्या होता है 8, इसका फाइनल आंसर 8 आएगा अगर सिर्फ इस एरे की बात करें 1 और 2 4। अगर इसका वैल्यू हमने कहीं स्टोर कर रहा होता तो डेफिनेटली हम इस वैल्यू का बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। मतलब कि ये कौन सा पॉइंटर हुआ, ये i-1 का केस हुआ और इधर क्या हो गया j-1, राइट। हम एक डीपी बनाएंगे जिसमें हम i-1 से अपना आंसर उठाएंगे और j-1 से अपना आंसर उठाएंगे कंपैरिजन के लिए, राइट। और हम मल्टीप्लाई किन दो को कर रहे हैं, 3 स्टार 5 को, तो हम लिखेंगे प्लस a ऑफ i स्टार a ऑफ j। अब ये डीपी भी कैसे फिल होगा हमें नहीं पता, हम बस देख रहे हैं पॉइंटर्स के हिसाब से कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आई और जे को मल्टीप्लाई करना है, पीछे का आंसर हमें किसी तरह मिलना चाहिए, और उसमें जो पॉइंटर्स है हम हेल्प करेगा, हमें i-1 j-1 करेगा। दूसरा केस क्या था, लेट्स से दूसरा केस क्या था 1 2 3 4 एंड 5, राइट। मैं इस आई पर हूँ, मैं इस जे पर हूँ, यहाँ पे जे पर हूँ, राइट, और मैंने 0 को कंसिडर किया है। पिछले बार मैंने जे को लिया था बट इस बार मैंने 0 को कंसिडर किया है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे को कोई इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर निकाल के दे देता तो मेरा काम हो जाता, राइट। मतलब
इट इज़ एज गुड एज सेइंग कि हम कभी इस 3 पे गए ही नहीं थे, राइट, हमने वहाँ 0 ले लिया था, मतलब कि हमारा आई कुछ यहाँ पर रहा होता, राइट, और ये j-1, तो विद द सेम आई बट j-1 से हम आंसर निकालना होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका आप आंसर निकालो, ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेक कर रहे हो, टेकिंग द एरे एलिमेंट्स फ्रॉम बी। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है जहाँ पे आप नॉट टेक कर रहे हो, तो वो कौन सा होगा, डी ऑफ आई कॉमा j-1। यही हमें बस लिखना है यार। तो हमारे पास दो फॉर लूप्स होगा, राइट। हम एक एरे बनाएंगे जिसमें m या m क्रॉस n का एक एरे बना लेते हैं, जिसमें तो इस तरह का है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स और 4 यहाँ पे, राइट। तो m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3। अगर 0 1 2 ये इसके इंडेक्सेस होंगे, राइट। तो डेफिनेटली अगर हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे n+1 और m+1 का एक एरे बनाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एरे, ये हमारा एरे है ए है, और ये हमारा एरे बी है। तो ये एरे बी है और यहाँ पे एरे ए है, राइट। ठीक है, ओके। तो ये लेट्स से हमारा आई इंडेक्स होगा और ये हमारा लेट्स से जे इंडेक्स होगा। तो ठीक है, अब एक बेस केस एक बार फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जीरो का क्या देखो, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हम कौन कौन से एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये मतलब है कि हम इस जीरो और इस जीरो को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। जीरो का क्या मतलब है यहाँ पे कि एरे एम्प्टी है। तो अगर एरे एम्प्टी है, अगर एक एरे एम्प्टी है और दूसरे एरे में कुछ अगर एलिमेंट्स हैं भी, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही होने वाली है। अगर मैं इनसे कहूँ कि 1 2 3 है और दूसरा एरे एम्प्टी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी आंसर में, क्योंकि सारे एलिमेंट जीरो है, राइट। ठीक है, तो इसी वजह से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जीरो मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आइट्रेशन हमारा यहाँ से शुरू होगा। अब यहाँ पे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके में एक एलिमेंट है ऑफ इंडेक्स, द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ए में हमारे पास 1 है, और बी में हमारे पास भी एक एलिमेंट है विच इज़ नथिंग बट 4, राइट। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अब हम पीछे से आंसर निकालेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे अपना करंट मल्टीप्लिकेशन। सो 1 यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ एक्चुअली वैल्यूज़ भी लिख देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 है वैल्यूज़, और इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमारा वैल्यू 4 है, राइट। ठीक है, ठीक है यार। तो अब एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होगा कि डायगोनल से एलिमेंट से आंसर निकालें 0 प्लस माई करंट मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 1 स्टार 4, और इसको हम कंपेयर करेंगे अपने ऊपर वाले आंसर से, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था 2 केसेस थे और उसके लिए भी हमने पॉइंटर्स डिसाइड किए, राइट। ओके, सो j-1, तो सेम रो, सो j-1 वेयर इट स्टैंड्स, j-1। तो j-1 मतलब इस पॉइंट पे i कमा j-1, एक कॉलम पीछे चले जाओ। तो इनमें अगर वैल्यू था 0,4,0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सिमिलरली हम सेकंड कॉलम में जाएंगे, डायगोनल से अपने आंसर निकालेंगे टेक एंड नॉट टेक के लिए, और उनका मैक्सिमम लेंगे हम यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस द करंट मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ 4 + 2 8। सो 0 + 8, इसको हम चेक करेंगे अपने प्रीवियस आंसर दैट इज़ 4, यहाँ पे 8 है तो 8 फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। देखो अब हम यहाँ पे करने की क्या कोशिश, एक बार फिल कर लेते हैं, फिर एक बार वापस से देखेंगे कि एक्चुअली हर एक सेल में हो क्या रहा है, राइट। फिर हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे 4 3 12, सो 0 + 12 कॉमा हम अपने पिछले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, सो 8। सो 12,8 में बड़ा कौन सा 12, सो 12 वुड बी प्रिवेलिंग, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 8, यहाँ वैल्यू हो जाएगा 12, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास एक और एलिमेंट होते हैं, एक और रो ऑफ एलिमेंट्स होता है जहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 2 और लेट्स से 5 होता है यहाँ पे, राइट। तो हम किस तरह से भर रहे होते हैं, हम यहाँ से अगेन शुरू करते हैं इस पॉइंट से, राइट। और यहाँ से देखते हैं अच्छा पिछला वैल्यू क्या है 4, तो हम कहते हैं 4 प्लस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एलिमेंट दैट इज़ 5, 3 15, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 20। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि तो एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली 14 होगा, यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या है 4, और एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 5 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 प्लस प्रीवियस वैल्यू 4 40 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट सेल को ही फिल कर लेते हैं। तो प्रीवियस वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 प्लस माई करंट एलिमेंट्स आर 5 एंड इंडेक्स 3 पे एलिमेंट भी 3 है, राइट। दैट इज द थर्ड एलिमेंट इज itself is 3, तो 5 3 are 15 and 15 + 8 will give us something like 23, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 23, राइट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अब हम थोड़ा इसको विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये दो केसेस बन रहे हैं, राइट, कि मैं इस 3 और 5 पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ आंसर कैसे निकालूँ। तो या तो आप क्या कर लो, डीपी से मेरे को इस पीछे वाले का आंसर निकल के मिल जाए, यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, जैसे 8 आने वाला है, मैं मैनुअली देख पा रहा हूँ और यहाँ पे फिल भी है 8, राइट। इस 8 प्लस माई गिवन एलिमेंट्स उसका मैं ले लूँ 15, या फिर
अब मैं ज़ीरो को काउंट करूँ, या तो एक्चुअल एलिमेंट्स को बी से उठाया, राइट, और या तो दूसरा एलिमेंट लिया हमने जो ज़ीरो को काउंट करता है। यहाँ पे अगर ज़ीरो को काउंट किया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ए स्टार इंटू ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ आई करने की जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट जीरो ही आएगा। बस देखना ये है कि पीछे का आंसर क्या है यहाँ पे, राइट। और यहाँ का आंसर हमें कहाँ से मिल रहा है, जस्ट पीछे वाले से, आई कॉमा जे माइनस वन से, और आई माइनस वन एंड जे माइनस वन, इन दोनों में जो भी मैक्स है उसका आंसर हम अपडेट कर रहे हैं। आई होप बातें क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड डर्टी हो गया है, बट आई थिंक बातें क्लियर है यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड टैबुलेशन का, इसको तुरंत से सबमिट करते हैं। इसकी डायग्नोस्टी क्या हो जाएगी, m क्रॉस n, और अब m और n को देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 पावर 3 टू 10 पावर 3 विच विल बी 10 पावर 6 लेस देन 10 पावर 8। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है यार। तो आई होप आपको सारी अप्रोचेस समझ में आ गई यार, कि हमने एकदम स्क्रैच से शुरू किया कि ऑर्डर नहीं मेंटेन होता तब क्या करते हैं, फिर इसको ओनली पॉसिबल सोल्यूशन रिकर्जन था तो रिकर्जन किया, उसका मेमोराइजेशन किया। आप ये वीडियो भी देख लेना, डीपी का फर्स्ट वीडियो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि टैबुलेशन मेमोराइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। फाइनली हमने पॉइंटर्स को देख के टैबुलेशन का भी अप्रोच देखा, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। सो फ्यू लास्ट थिंग्स यार, हम अपने चैनल पे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते हैं और सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स का वीडियो मेंटेन करने का टारगेट है, तो धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो रहा है। आप इन सारे प्लेस को भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल के प्यूरिटी स्ट्रीक में। टिल देन कीप ऑन कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर। आपको चैनल प्रॉब्लम सब कुछ समझ में आया यार, सारे अप्रोचेस, तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन कीप ऑन कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर।